हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आशा करता हूं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सीएसआईआर के लिए, जो इसी मंथ होने वाली है। 19, 21 एंड 26 नवंबर की शायद होने वाली है। ठीक है गाइस। तो इससे पहले जैसे कि मैं आपको बता रखा हूं कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस में मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ले चुका हूं। ठीक है, जिसमें मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा दिया, आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा दिया, आपको आयनिक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ऐसे वो कहते हैं, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस भी कहते हैं। इस इंटरेक्शंस का भी इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है आपके बायोलॉजिकल जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स है, आपका लिपिड है, अमाइनो एसिड्स है, इन सभी में इस इंटरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल देखा गया है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वह देखा गया है कि कहीं भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, 3D स्ट्रक्चर, तो उस 3D में भी इसका इंपॉर्टेंस देखा गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए, तो अगर हम वैन डर वाल इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या समझेंगे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले यह समझे कि वैन डर वाल इंटरेक्शन किसके किसके बीच में होता है। सबसे पहला सवाल दिमाग में आपको यही उठना चाहिए, उठता भी है। तो वैन डर वाल इंटरेक्शन जो है ये वीक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, पहला बात समझ आ गया आपको। दूसरा बात, ये इंटर एटॉमिक है या इंटर मोलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक मतलब मान लो कि एटम ए है और एटम बी है। ठीक है, तो इस दो एटम के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, वह होगा वैन डर वाल इंटरेक्शन होगा। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये आपका हो गया इंटर एटॉमिक, एटम्स के बीच में हो गया। अगर हम बात करें इंटर मोलिक्यूलर, यानी मोलिक्यूल्स की बात हो रही है, मोलिक्यूल्स की बात हो रही है, मोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में भी इसके अंदर बहुत सारे मॉलिटीज होते हैं। जैसे कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड का मॉलिटीज हो गया, डीएनए में बेस पेयर्स है, इनके बीच में भी वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होता है। आप क्या समझे कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंटर एटॉमिक यानी नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में होगा और इंटरमोलिकुलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यही बात मैंने लिख रखा है और आप देखेंगे यहां पर, और आपको यहां पर दिखाई दे, ये चीज अगर आप दिखाई दे तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यही है कि जो एटम, जिस एटम के बीच में ये होगा, वह एटम अनचार्ज्ड होना चाहिए, उस पर चार्ज स्पीसीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उस पर चार्ज आया तो उसमें या तो आयनिक इंटरेक्शन हो जाएगा या उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, फिर वहां वैन डर वाल नहीं होगा। तो वैन डर वाल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि वह जो एटम वह अनचार्ज्ड हो, चार्ज उस पर नहीं होना चाहिए। यह दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, यही कारण है कि प्रोटीन में जितने भी अनचार्ज है, जैसे कि सेरीन अनचार्ज है, सेरीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, वेलाइन, एलिनिन, ये सब क्या है? अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड है। इसके बीच में हमेशा वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब सवाल है ये इंटरेक्शन एराइज कैसे होते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन बनता कैसे? एक चीज याद रखिएगा, अभी आगे बताएंगे इसे टाइप्स भी। कहता क्या है, जब अनचार्ज्ड नॉन बॉन्डेड एटम या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तब यह इंटरेक्शन होता है। क्योंकि यहां एक पॉइंट छूट गया ऊपर में, क्योंकि वैन डर वाल इंटरेक्शन डिस्टेंस सेंसिटिव होता है। कहने का मतलब है, अगर इस पॉइंट को समझे, तो मान लो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा बेटे, सब लोग स्क्रीन पर देखिए। ये एटम इधर मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, तो यहां मेरे हाथों को देखो, मान लो यहां एक एटम यहां है,
दोनों काफी करीब जा रहा है, करीब जा रहा है, करीब जा रहा है। एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, एक ऐसा पोजीशन आएगा दोनों एटम का जहां पर एक अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, और ये सबसे स्टेबल इंटरेक्शन होगा। इसलिए मैं कहा ना कि वैन डर वाल इंटरेक्शन डिस्टेंस सेंसिटिव है, यानी दूरी काफी नजदीक रखोगे वैन डर वाल इंटरेक्शन होगा, दूरी काफी बढ़ा दोगे उसके बीच में वैन डर वाल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो जब ये आपस में नजदीक आया, हम कह रहे कि ये चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज है ही नहीं तो इनको आपस में खींच कौन रहा है, ये आपस में अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, ये बात ध्यान में आना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए, ये अट्रैक्ट तब होते हैं जब एक दूसरे के करीब आएंगे ना, तो इसमें परमानेंट या इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होता है, डाइपोल। अब चलो समझते हैं डाइपोल क्या है। डाइपोल ये है, मान लो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, जैसी दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएगा, तो याद रखना, शॉर्ट में बता रहा हूं, एटम्स के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप सबको पता है केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जैसी एटम ए एटम बी के करीब आएगा, क्योंकि अट्रैक्शंस करना है, तो डाइपोल यानी दो पोलैरिटी कॉज होगा, एक पॉजिटिव पोलैरिटी, दूसरा नेगेटिव पोलैरिटी। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। तो एटम में क्या कर रहा है, यहां पर प्लस, यहां पर डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस। अब डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यहां डेल्टा माइनस। इस तरीके से इनमें पोलैरिटी क्रिएट कर दिया गया। यह है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस किया, दोनों के बीच में पोलैरिटी कोई चांसेस नहीं था, इसको इंड्यूस कर दिया हम लोगों ने, तभी आपस में अट्रैक्शन हुआ। इंड्यूस्ड किया, इसने कहा इसको कि तुम यहां डेल्टा प्लस लाओ, तो ये डेल्टा माइनस कर गया, तब इंट्रैक्शन हो गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें परमानेंट डाइपोल होगा, या उसमें पोलैरिटी क्रॉस हो जाती है। आपको पता है जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, या ऐसे भी मॉलिक्यूल्स या ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की क्षमता ज्यादा होगा, उसमें परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये मैंने एक CO ले लिया, यहां मैं एक NH लेता हूं, ठीक है, NH। C और O में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन पार्शियल डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ही खींचा जाएगा। तो ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब N और H की बात करते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, क्लियर है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस। अब देखो, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस, क्या होगा, इसके बीच में वैन डर वाल अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल। ये क्या है, आपका परमानेंट डाइपोल है, दिस इज परमानेंट डाइपोल। तो इसमें परमानेंट डाइपोल क्यों आया, इसमें परमानेंट डाइपोल इसलिए आया क्योंकि इस मॉलिक्यूल में, इस स्ट्रक्चर में क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम प्रेजेंट है, इसी कारण से इसमें डाइपोल क्रिएट हो जाता है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि वैन डर वाल इंटरेक्शंस कैसे होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैंने लगा रखा है कि कोई भी दो एटम जो काफी प्रॉक्सिमिटी में हो, यानी काफी क्लोज हो, डिस्टेंस सेंसिटिव है, काफी क्लोज कोई एटम जा रहा है, तभी उसके बीच में वैन डर वाल इंटरेक्शन होगा। ये याद रखें, एटम लिया है, मॉलिक्यूल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तीन प्रकार का इंटरेक्शन होता है वैन डर वाल में। पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तब होगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो, या किसी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एटम प्रेजेंट हो, तो वहां पर एक परमानेंट डाइपोल होता है। मतलब प्लस चार्ज यहां, माइनस यहां, प्लस यहां, माइनस यहां, डेल्टा प्लस कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत चार्ज सब जगह शेयर होता रहता है। इसके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। ये हो गया आपका परमानेंट डाइपोल हो गया। क्या हो गया, परमानेंट डाइपोल आपका हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दूसरा चीज देखा जाए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक तो डाइपोल पहले से है,
तो मतलब साफ है कि एक जो डाइपोल पहले से है उसमें परमानेंट डाइपोल होगा, लगा दो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। दूसरा जो यहां मॉलिक्यूल से एटम होगा उसमें परमानेंट डाइपोल नहीं है, तो क्या होगा, ये जो परमानेंट डाइपोल बना, ये परमानेंट डाइपोल इस मॉलिक्यूल बी में या एटम बी में एक डाइपोल क्रिएट करेगा, जो कुछ क्षण के लिए, किस क्षण के लिए होगा, जब तक बी ए के पास होगा बी में डाइपोल क्रिएट होगा, जैसे ही बी ए से दूर भागेगा जो डाइपोल क्रिएट होगा नष्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रही है? तो डेल्टा माइनस यहां, डेल्टा प्लस यहां कर दो क्योंकि अट्रैक्शन करवाना है। क्लियर हो गया? दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब साफ है, यहां कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल आएगा उस पर परमानेंट डाइपोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार का हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम प्रेजेंट नहीं है। तो यहां मान लो कोई दो ठो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आ गया, बिल्कुल डाइपोल नहीं है, क्या होगा, इस पर डाइपोल क्रिएट होगा, इस पर डाइपोल क्या होगा, क्रिएट होगा। हमने डाइपोल क्रिएट कर दिया। और ये इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस काफी ट्रांजिएंटली होता है, कम समय के लिए होता है, इसीलिए अगर देखा जाए तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से, और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ज्यादा स्टेबल है इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से, क्योंकि जहां परमानेंट डाइपोल होगा वहां अट्रैक्शन हमेशा बना रहता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं कि वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है। तो वैन डेर वाल्स रेडियस होता क्या है, जब कोई भी एटम ए एटम बी के काफी करीब आ गया और आने से क्या हुआ, इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर इसमें अट्रैक्शन ज्यादा था ए और बी के बीच में, उस पॉइंट पर जो इनके बीच में रेडियस बना उसी को कहते हैं क्या, वैन डेर वाल्स रेडियस कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, सब बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट यहां एक पॉइंट बताने वाला हूं, इससे एक बार इसके बाद एक और स्लाइड है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वीक इंटरेक्शन, जो आपने जो 4 वीक इंटरेक्शन पढ़ा, पहला क्या पढ़ा आपने, चलो रिवाइज करते हैं। आपने पहला पढ़ा वीक इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा पढ़ा आपने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तीसरा पढ़ा आपने आयनिक इंटरेक्शन, चौथा पढ़ा वैन डेर वाल्स। इन चारों इंटरेक्शंस का क्या कोई महत्व है बायोलॉजिकल साइंस में? कोई महत्व है? हाँ महत्व है। कहां कहां महत्व है, इस बिंदु को समझने के मैं 4-5 बिंदु लिया है आपको समझाने के लिए। पहला पॉइंट देखिए, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। आप सबको पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? तो जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप सबको पता है वहां पर इन सभी वीक इंटरेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, और यही वीक इंटरेक्शन बनता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जाता है। पहला एप्लीकेशन हो गया, आप समझ में आ गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, प्रोटीन्स डीएनए और आरएनए में नॉन कोवेलेंट को बनाने के लिए इनके पास पोटेंशियल साइट होता है, मतलब इनके पास पोलर, प्रोटीन में पोलर अमीनो एसिड भी है, नॉन पोलर अमीनो एसिड भी है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब इन वीक इंटरेक्शंस को बनने के लिए सारे पॉसिबल पोटेंशियल या कॉम्बिनेशंस इन प्रोटीन डीएनए आरएनए में होता है, तभी इनका 3D स्ट्रक्चर तैयार होता है, अदरवाइज टूट जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये पॉइंट नंबर 3 जो है, इसको काट दीजिए, पॉइंट नंबर 3 जो है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा है JNU CEEB 2019 में, बनवाएंगे आपसे। पॉलीपेप्टाइड का फोल्डिंग या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फोल्डिंग 3D में जब ये फोल्ड करेगा तो वहां पर इसी वीक इंटरेक्शंस का, और खास करके याद रखिए, आप सबको बता चुका हूं कि 3D स्ट्रक्चर जब भी बनेगा वहां पर ज्यादातर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ही बनता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक्वस इन्वायरमेंट में पाया जाता है। एक्वस इन्वायरमेंट क्या है, पोलर है, जहां पोलैरिटी होगी वहां हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस स्टेबिलिटी वही सबसे ज्यादा देता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात, एंटीजन जब भी किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड करता है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड किया ना, तो इसको होल्ड कौन रखता है, तो एंटीजन को एंटीबॉडी होल्ड करके रखता है वाया
मल्टीपल वीक इंटरेक्शंस है। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, वैन डर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, यही इनको होल्ड करके रखता है। ये याद रखिएगा, ये सब पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कल को ये सब पॉइंट को क्या करेगा, कोई भी एग्जामिनर पॉइंट बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। लास्ट में है, जब भी कोई हार्मोन किसी न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करता है, सेलुलर रिसेप्टर पर बाइंड करता है, तो याद रखिएगा वहां भी वीक इंटरेक्शंस होता है। सेल रिसेप्टर, ये सेल रिसेप्टर, ये हार्मोन से इसके बीच में हमेशा वीक इंटरेक्शंस होता है, तभी वो बाइंड करता है। तो आपने इस बात को समझ लिया होगा कि इस वीक इंटरेक्शंस का बायोलॉजिकल साइंस में, और जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हो, बायोमोलिक्यूल्स हो, वहां क्या इंपॉर्टेंस दिखाता है, और जितने भी आपका सेल सिग्नलिंग, कोई भी रिएक्शंस हो, क्या दिखाता है इंपॉर्टेंस, आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहीं से उठेगा तो उठेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एक पॉइंट बता देता हूं, ये सभी वीक इंटरेक्शन कंटिन्यूअली बनते हैं और टूटते भी हैं, मतलब ये ट्रांजिएंट होते हैं, इनका लाइफ टाइम काफी कम होता है। टूटेंगे बनेंगे, टूटेंगे बनेंगे, होता रहता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट दूसरा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 350 किलो जूल एनर्जी चाहिए, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन कार्बन का 350 किलो जूल के आसपास है, कार्बन हाइड्रोजन का 410 किलो जूल है। और याद रखना, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे वीक होता है, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए 4 किलो जूल की एनर्जी सफिशियंट है। तो उन चारों वीक इंटरेक्शन में से सबसे वीक होता है वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस। इसको ध्यान में बैठा के रख लीजिएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको अभी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, खुद से बनाइए। ठीक है, क्योंकि बनाइए, उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद इस पर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सभी सवाल का जवाब वहीं दे दूंगा। तो फटाक से क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे बच्चे तो मोबाइल से देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन 1 का। चलते क्वेश्चन 2 की तरफ। ये क्वेश्चन 2 है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर निकलना असंभव है। क्योंकि यही क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपका दिमाग क्वेश्चंस को बनाने के लिए दिमाग आपका तैयार हो जाएगा। फिर कोई भी अननोन क्वेश्चन देखेंगे, इसी लॉजिक अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन बनेगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम 10-15 मिनट में आते हैं, तो आपको एक और वीडियो डालेंगे जिस वीडियो में इन सभी सवाल का जवाब वहां रहेगा। उस वीडियो को, उस लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा सारे बच्चे। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन 4 है। 23 नंबर क्वेश्चन को भूल जाइए, पेपर में मैंने कट किया था तो दिखा नहीं, तो इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है जो इसी नॉन कोलर इंटरेक्शन से है, कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स का डाला गया है। लिपिड का भी कुछ क्वेश्चन है एज अ रिवीजन। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि और भी लेक्चर आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, क्वेश्चन को खुद से बनाइए। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे, दिमाग आपका नहीं खुलेगा। सोचना शुरू करो, स्टार्ट थिंकिंग एट द लेवल ऑफ एग्जामिनर, वो कैसे सेट करता है। तब तक के लिए बाय, अलविदा, खुश रहना और हमेशा मस्त रहना। फिर मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद, तब तक बना के रखना।